हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट सेशन में हमने इस चैप्टर में जो आपकी कॉमन ह्यूमन डिजीजेज हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, जो भी डिजीज एनसीईआरटी में दी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। मैंने आपको बताया कि बहुत ही आसान तरह से आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने हर डिजीज को लॉजिकली समझा है। तो बस वही डिजीज आपको पढ़नी है जो एनसीईआरटी में दी है, बाहर का कुछ भी इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता। ओके, अब हमें जो दो डिजीज हमारी रह गई थी, एड्स एंड कैंसर, उनसे रिलेटेड और जो ड्रग अब्यूज टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। एंड यस, इम्यूनिटी भी हमारा लास्ट सेशन में कवर हो गया था। अगर किसी से सेशन मिस हो गया तो पहले उसको देख लें, ठीक है। चलो भाई, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों जो हमने किया था, दैट वाज अबाउट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, है ना। एलर्जी, ऑटो इम्यून, सबके बारे में हमने सीखा था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Which of the following statement is correct with respect to AIDS? ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको। The causative HIV retrovirus enters into macrophages to multiply during incubation period. Very very important, सही स्टेटमेंट है। incubation period का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी डिजीज जिनमें पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तब सिम्टम नहीं आते, बल्कि सिम्टम्स आने में कुछ वीक्स या कुछ महीने लग जाते हैं। तो सिम्टम आने से पहले पहले का जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, एंट्री ऑफ पैथोजन से लेकर फर्स्ट सिम्टम अपीयर्ड के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो यस, एड्स में आपको पता है जो रेट्रोवायरस है वो हमारी मैक्रोफेजेस में जाकर मल्टीप्लाई करता रहता है। अगर आपने एनसीईआरटी में देखा हो तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये, हाँ हमारा इसमें बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रह गए थे, लिम्फॉइड ऑर्गन से रिलेटेड। अभी आगे आएंगे अगर क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो आपकी बुक में एचआईवी के मल्टीप्लिकेशन का डायग्राम है ना बच्चों, यहाँ लिखा है एनिमल सेल। तो ये कौन सी एनिमल सेल है ये आप मेंशन कर देना। दिस इज मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज की ही बात हो रही है कि किस तरह एचआईवी मैक्रोफेज में खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। एंड एक और बात ध्यान रखना जिसपे जनरली मैंने देखा है बच्चों का ध्यान नहीं जाता, ये तो हम सबको पता है कि एचआईवी मैक्रोफेज में मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं दे कैन सर्वाइव। जरूरी नहीं है, बल्कि हमेशा ध्यान रखना क्यों एड्स के पेशेंट में शुरू में पता नहीं चलता बीमारी का, क्योंकि वो मैक्रोफेजेस में ना चुपचाप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। ये जो सेल्स हैं दे कैन सर्वाइव while viruses are being replicated and released। वायरस बनते जा रहे हैं, सेल से बाहर निकलते जा रहे हैं और नई सेल्स पर अटैक कर रहे हैं, बट जितनी भी सेल्स में वायरस जा रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि बॉडी में क्या चल रहा है। ठीक है, जब वायरसेस का नंबर काफी ज्यादा हो जाता है तब ये हमारी सेल्स पर अटैक करते हैं। और तब ये कौन सी सेल्स पर अटैक करते हैं? तब ये अटैक करते हैं बच्चों टी लिम्फोसाइट्स पर। टी लिम्फोसाइट में भी अगर स्पेसिफिक लिखा हो तो ध्यान रखना हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर। लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि टी सेल्स 4 तरह की होती हैं, उनमें से एक है हेल्पर टी सेल जो बी सेल्स को और किलर टी सेल्स दोनों को सिग्नल्स देती हैं टू फाइट विद पैथोजन। तो उन्हीं हेल्पर सेल पर ही इन्होंने अटैक कर दिया, और अगर हेल्पर सेल्स पर अटैक हो गया तो उनका नंबर हाईली रिड्यूस हो गया तो इम्यूनिटी क्या हो जाती है पर्सन की? डाउन हो जाती है। इसीलिए एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स में जो एचआईवी है वो हमारी बॉडी में ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन को खराब नहीं कर रहा जिससे पर्सन की डेथ होती है, बल्कि एचआईवी वायरस बॉडी में इस तरह की रिएक्शंस कर रहा है, या यूं कह लो टी सेल्स पर अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर्सन की इम्यूनिटी डाउन हो गई तो उसको तरह तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं। बहुत कॉमन है, एड्स में बहुत सिंपल से सिम्टम्स आते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये एड्स के सिम्टम है। जैसे कि सिंपली फीवर होता है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है सफर्स फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर। बाउट्स ऑफ फीवर यानी बार बार फीवर आना, है ना। डायरिया, क्योंकि अगर इम्यूनिटी कम होगी तो कुछ भी खाने या पानी में थोड़े बहुत भी पैथोजन से तुरंत डिसेंट्री या डायरिया कर देंगे। वेट लॉस भी होने लगता है एड्स के पेशेंट्स में, ठीक है। और तरह तरह के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ये मैंने लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का मतलब वो इन्फेक्शन जो जनरली किसी पर्सन में तब होते हैं जब उनकी इम्यूनिटी कम हो। उसमें से एक बहुत कॉमन है बच्चों टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होता है। ऐसा मत समझना कि जिस भी पर्सन को टीबी है वो एड्स का ही पर्सन है। टीबी वैसे भी एक कॉमन डिजीज है, बट अगर किसी पर्सन को टीबी है तो डॉक्टर उसका एचआईवी टेस्ट जरूर करते हैं कि कहीं इसको एड्स भी तो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कई वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं,
कैंडिडाइसिस इज वेरी कॉमन इन एड्स, और एक पैरासाइट है, इसका नाम कहीं भी एनसीईआरटी में और नहीं दे रखा, दैट इज टॉक्सोप्लाज्मा। इससे इसका इन्फेक्शन भी एड्स के पेशेंट में इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो इन सब वजह से एड्स के पर्सन की डेथ होती है ड्यू टू दीज इन्फेक्शंस। फिर ये ट्रीट नहीं हो पाते, सिम्टम्स आते हैं एंड पर्सन विल डाई लेटर ऑन। ठीक है, एड्स का अभी तक कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, आपको पता है। हाँ, ये नहीं कहेंगे आप कि एड्स का ट्रीटमेंट ही नहीं है, एड्स का ट्रीटमेंट है, बिल्कुल है। एड्स के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उनको कहते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। आप एक टर्म याद रखना, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जो कि दवाइयां ही हैं, मेडिसिन हैं। ठीक है, पर ये दवाइयां एड्स को परमानेंट क्योर नहीं करती, ये सिर्फ पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करती हैं। देयर इज नो परमानेंट क्योर इन एड्स। ये इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक चीज जो मैं आपको कह रही थी अभी पहले, कि आपको एक चीज पे ध्यान रखना है कि ये तो हमें पता है कि ये वायरस मैक्रोफेज में मल्टीप्लाई करके टी सेल्स पर अटैक कर रहा है, बट ये भी ध्यान रखना कि टी सेल्स पर ना सिर्फ अटैक कर रहा है, बल्कि जब ये टी सेल्स पर अटैक करने लगता है तो टी सेल्स में भी खुद को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, टी सेल्स में भी ये प्रोजेनी वायरस प्रोड्यूस करता है, और फिर टी सेल्स रप्चर हो जाती है, दे डाई, टी सेल्स मर जाती हैं और वायरस नए सेल्स पर अटैक करते हैं। ठीक है, तो टी सेल्स और एज वेल एज मैक्रोफेजेस दोनों में HIV मल्टीप्लाई करता है। ठीक, क्लियर है? यू ऑल नो कि इसको रेट्रोवायरस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। जेनेटिक्स में जब सेंट्रल डॉगमा पढ़ाया था तब बताया था इसके बारे में, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताने हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट वन। सेकंड क्या है, द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर। नहीं, लास्ट सेशन में ही बताया था कि बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं हमारे, चाहे वो सलाइवा हो, ब्लड हो, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स हो, सब में HIV प्रेजेंट है। लेकिन HIV का जो ट्रांसमिशन है वो तब होगा जब पेशेंट का ये जो फ्लूइड है ये या तो ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, सलाइवा ब्लड के कांटेक्ट में आए, ब्लड के कांटेक्ट में आए। ठीक है, या फिर ये STD है तो सेक्सुअली ट्रांसमिट भी होता है। क्लियर? ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट ससेप्टेबल टू HIV। गलत, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो लोग बहुत कॉमनली ड्रग्स लेते हैं, स्पेशली जो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स हैं, IV ड्रग अब्यूजर्स का मतलब होता है जो इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, देखा होगा अगर आपने मूवीज वगैरह में, है ना। तो वैसे तो ड्रग लेना वैसे ही गलत है, बट IV ड्रग और भी खतरनाक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेम सिरिंज में ड्रग को लोड कर दिया जाता है और उस ड्रग को थोड़ा थोड़ा 4-5 लोग इंजेक्ट कर लेते हैं। अगर बाई चांस उनमें से एक भी पर्सन HIV पॉजिटिव है तो वो HIV वायरस उस सिरिंज पे लग सकता है, और वो बाकी लोग जब उस सिरिंज को यूज करेंगे तो उनसे उनकी बॉडी में चला जाएगा। तो ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि जो IV ड्रग अब्यूजर्स हैं उनमें HIV इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन। ठीक है, एड्स पेशेंट आर बीइंग फुल्ली क्योर्ड? नहीं, फुल्ली क्योर्ड कभी भी नहीं होते, लाइफ प्रोलॉन्ग होती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में हमें मिल गया ऑप्शन ए। अगर नॉलेज है आपको किसी भी चीज की, इजीली आप स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू HIV। अब की बार हमें रॉन्ग बताना है। ठीक है, HIV बिलोंग्स टू रेट्रोवायरस? यस। HIV infection can occur by transfusion of contaminated blood and blood products? Yes. Not only blood का कोई भी प्रोडक्ट है वो कंटामिनेट है तो HIV उससे ट्रांसमिट होगा। In macrophages, viral DNA is produced by reverse transcription। भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, वायरस अपने RNA से अपना DNA बनाएगा, तो वायरल RNA से वायरल DNA बनता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। HIV एंटर इनटू बी लिम्फोसाइट्स, ये गलत है, कभी भी बी लिम्फोसाइट में नहीं जाता। ओके, तो हमें रॉन्ग ऑप्शन बताना है, तो रॉन्ग हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि D ओनली। ओके, वही वाली बात कहूंगी, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि यहाँ टिक कर देते हैं और फिर ऑप्शन में OMR शीट में D फिल करके आ जाते हैं, अननेसेसरी मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, कभी भी ये हैबिट मत बनाओ तुम कि जब भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं सामने टिक और रॉन्ग लगाओ और फाइनल आंसर को टिक करके सही OMR भरनी है। ठीक है, चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। HIV के मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स हैं, ये जो भी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी, है ना, सभी स्टूडेंट्स को, ये क्या हुआ, सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों। ये जो चार्ट है आप, ये जो डायग्राम है आपकी बुक में, है ना, बोर्ड्स में ये बनाने के लिए आता है डायग्राम कि कैसे कैसे वायरस खुद को मल्टीप्लाई करता है। सबको पता है ना, ये वायरस है, वायरस में दो ही, वायरस एक सेल तो नहीं है ना, कोई बच्चा तो नहीं सोचता वायरस इज अ सेल,
वायरस ए सेल्यूलर है, वायरस में सेल नहीं होती, इट इज न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी इसके पास न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन कोट है। तो जब भी वायरस हम पे अटैक करता है किसी भी सेल पे, होस्ट पे, तो आपने हर्शे एंड चेज के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा है कि वायरस अपना प्रोटीन कोट नहीं भेजता बल्कि अपना न्यूक्लिक एसिड भेजता है। HIV का न्यूक्लिक एसिड कौन है, RNA या DNA? RNA। तो ये जब एनिमल सेल से अटैच होगा तो अपने RNA को भेजेगा, यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के RNA के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को भी भेजेगा। वो एंजाइम होस्ट सेल में नहीं होता, वो एंजाइम वायरस के ही पास होता है, ठीक है। फिर इससे ये जो बन रहा है, दिस इज वायरल DNA बच्चों, ठीक है, दिस इज वायरल RNA और दिस इज वायरल DNA। फिर ये वायरल DNA न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू हमारे न्यूक्लियस के में जाकर DNA के साथ अटैच हो जाता है, हमें दिखता ही नहीं है हमारा DNA कहाँ है, उसका DNA कहाँ है। और फिर जैसे जैसे हमारा DNA करता है वैसे वैसे वायरस का DNA भी पहले प्रोटीन बनाएगा और फिर मतलब खुद को मल्टीप्लाई करके पहले DNA से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू RNA बनाएगा और फिर प्रोटीन्स भी बना लेगा, तो बन गए नए वायरस, ठीक है। तो इस तरह ये खुद को मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको इस क्वेश्चन में सीक्वेंस में स्टेप्स अरेंज करने हैं, कर लो भाई। कौन सा होगा सबसे पहले देखें, वायरल RNA प्रोड्यूस है तो लास्ट में होगा वायरस इन्फेक्ट मैक्रोफेजेस, यस। देन इन्फेक्ट करने के बाद क्या करेगा, ये रहा RNA को इंट्रोड्यूस करेगा सेल में, फिर उससे अपना DNA बनाएगा, फिर viral DNA incorporate into the host genome, yes, and viral RNA produced by the infected cells, लास्ट में ये प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी BDC कहाँ है, ये रहा BDC, ऑप्शन C, ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है बच्चों। स्टेटमेंट 1, HIV इन्फेक्शन कैन बी अवॉइडेड बाय यूज ऑफ कॉन्डम्स। आपको पता है ये बैरियर्स हैं और बैरियर से STDs के इन्फेक्शन को रोका जाता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, कॉन्डम्स आर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, खुद ही दे दिया रीजन, प्रिवेंट एंट्री ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यही करेक्ट रीजन है कि क्यों बैरियर्स HIV इन्फेक्शन को रोक देते हैं, क्योंकि बैरियर्स किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होने देते, एंड यू नो HIV कहाँ है, फ्लूइड्स में प्रेजेंट है, तो कॉपुलेशन के दौरान ये स्प्रेड नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 भी सही है एंड यस इट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है दोबारा। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स एंड प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दे कॉज परमानेंट क्योर, ये कह रहे हैं कि इफेक्टिव होते हैं और पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। एड्स वायरस इज अ रेट्रोवायरस विद सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ये गड़बड़ हो गया ना, स्टेटमेंट ही गलत हो गया। मान लो यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी लिखा होता तो ये स्टेटमेंट तो सही होता, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, ठीक है। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, यानी ऑप्शन C, क्लियर। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। अच्छा चलो, एड्स के क्वेश्चंस हो गए बच्चों, ठीक है। इसके बाद कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। एड्स में ये जो प्रिवेंशन मोड्स हैं सारे ही आपको पता है, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उनको अवॉइड करना ही मोड ऑफ प्रिवेंशन है ना। एक ये नाको का नाम बाई चांस तुमसे पूछ ले कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो एड्स के प्रिवेंशन का अवेयरनेस का काम करती है, तो दैट इज नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका रेड कलर का रिबन इसका सिंबल है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट कैंसर टॉपिक पर, ठीक है। अगर आपने कैंसर अच्छे से नहीं पढ़ रखा है बच्चों तो प्लीज इसे पढ़ लेना। मेरी जो NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज है उसमें मैंने कैंसर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, एक एक चीज इसकी डिटेल में समझाई है, क्योंकि तभी इसके क्वेश्चंस आपसे हो पाएंगे, ओके। चलिए, और वैसे भी हमें थोड़ा सा वो भी रहता है एक ना, अंदर से इंटरेस्ट रहता है कि हमें जानना है इस डिजीज के बारे में, बिकॉज यू नो वाइड स्प्रेड है ये, आजकल पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा केसेस कैंसर के सामने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चंस है। पूरा नहीं पढ़ाऊंगी मैं, क्वेश्चन वाइज हम रिवीजन करेंगे। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस सबको पता है, मेटास्टेसिस और मेलिग्नेंट दो अलग अलग वर्ड हैं, कंफ्यूज मत होना। मेलिग्नेंट जैसे मेलिग्नेंसी यहाँ पे कैंसर में हम पढ़ते हैं कि एक एक्चुअली ना दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं। एक तो वो ट्यूमर होता है जो बिनाइन है, बिनाइन मतलब वो अपनी ही जगह पर लिमिटेड रहता है, उसकी जो कैंसर सेल्स हैं वो कभी भी दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड नहीं होती। तो जनरली बिनाइन ट्यूमर्स को तो कैंसर मानते ही नहीं है, उनको एक जस्ट ग्रोथ मानते हैं या प्रोलिफरेशन मानते हैं और सर्जिकली उस बिनाइन ट्यूमर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है।
एक्चुअली में जो हम कैंसर जिसके लिए यूज करते हैं, जितने भी कैंसर आप लोगों ने सुन रखे होंगे, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैविटी का कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये सब मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं बच्चों, है ना। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स का मतलब होता है, मेलिग्नेंसी का मतलब होता है कि इनकी शुरुआत बॉडी में किसी एक जगह हुई थी, किसी एक जगह हमारी ही नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में बदल रही थी, और धीरे धीरे वो जो कैंसरस सेल्स हैं वो स्लफ ऑफ होती गई। स्लफ ऑफ मतलब जो कैंसर क्या होता है, जिसमें सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड कर रही हैं, लगातार उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। यू नो द रीजन, क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई है, ठीक है। तो वो जब प्रोलिफरेट कर रहा है, वो जो ट्यूमर बन रहा है, उसमें से कुछ सेल्स गिर रही हैं, अलग हो रही हैं उस ट्यूमर से। कहाँ गिर रही हैं? ब्लड कैपिलरीज में एंटर कर गई, लिम्फ में चली गई, और लिम्फ या ब्लड के थ्रू किसी और ऑर्गन में पहुंच गई। फिर ब्लड कैपिलरीज में घुस सकती है तो निकल भी सकती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज से निकलकर उस ऑर्गन में गई, और जहां ये जाती हैं वहां की सेल्स में भी इंडक्शन कर देती है, इंड्यूस कर देती है कि तुम भी कैंसर सेल में बदल जाओ। कितनी खतरनाक बात है ये। इसीलिए एक्चुअली में हमारे पास कैंसर का कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर एक बार मेलिग्नेंट ट्यूमर्स बॉडी में कहीं भी बनने शुरू हो जाएं तो वो पूरी बॉडी में धीरे धीरे स्प्रेड होने लगते हैं, ठीक है। सो ये जो स्प्रेड हो रही है, इस स्प्रेड होने के प्रॉपर्टी को ही आप कहते हैं मेटास्टेसिस, एंड इट इज द, आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, इट इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। इस पे एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, दैट इज मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर्स मेटास्टेसाइज नहीं करते, उनमें मेटास्टेसिस नहीं होता, इसीलिए वो एक जगह लिमिटेड रहते हैं और ज्यादा हार्म नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको ये पॉइंट। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, मेलिग्नेंट एक जगह और भी आया था बच्चों, जब हम मलेरिया पढ़ते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से जो मलेरिया होता है दैट इज मेलिग्नेंट मलेरिया, क्योंकि उसमें वो बहुत ही कह सकते हैं वर्स्ट मलेरिया होता है। मलेरिया का ऐसा टाइप होता है जिसमें डेथ भी हो सकती है, दैट्स वाई उसको मेलिग्नेंट मलेरिया कहा गया है, ओके। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस इज शोन बाय मेलिग्नेंट ट्यूमर, यस। कार्सिनोजेंस, नाम से ही पता चल रहा है कैंसर करने वाले, आर केमिकल एजेंट्स फॉर कॉजिंग कैंसर, यस, ठीक है। जरूरी नहीं है सारे कार्सिनोजेंस केमिकल्स ही हो, बट कार्सिनोजेंस आर द केमिकल एजेंट्स फॉर कॉजिंग कैंसर, ठीक है। ये गलत तो नहीं है ये स्टेटमेंट भी, इसको हम गलत में तो नहीं रख सकते। और देख लेते हैं, सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स आर फाउंड इन नॉर्मल सेल्स, यस, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये कह रहा है कि आपको पता है, जिसने कैंसर पढ़ रखा है उसने तो पढ़ रखा होगा कि हम सबकी बॉडी में कैंसर कॉजिंग जीन्स हैं, तभी तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किसी को भी कैंसर हो सकता है। हर सेल में कैंसर कॉजिंग जीन्स होते हैं जिनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। ये लिखा है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजीन। व्हाट इज ऑन्को? ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर स्पेशलिस्ट को बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक। तो ये जो सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स है ना बच्चों, नेचर ने इनको इनएक्टिवेट कर रखा था। ह्यूमन पॉपुलेशन में ये एक्टिवेटेड नहीं थे, बट लास्ट कुछ डिकेड्स से, लास्ट कुछ ईयर्स से, आप कह सकते हैं 50-60 सालों से, इस तरह के चेंजेस ह्यूमन लाइफस्टाइल में हुए, या इस तरह की टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आई जिसकी वजह से ये सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए। और जिसमें भी एक्टिवेट होते हैं उसमें फिर कैंसर की पैथोफिजियोलॉजी शुरू हो जाती है और हमारी नॉर्मल सेल्स कैंसरस होने लगती हैं। हालांकि वैसे तो ये कब एक्टिवेट होते हैं, अगर कोई ना कोई पीछे पॉजिटिव एजेंट हो, कोई कार्सिनोजन है, जैसे कोई बहुत ज्यादा टबैको च्यू कर रहा है, टबैको स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है ना। तो टबैको क्या होता है आपको पता है ना, टबैको में निकोटीन नाम का एक सब्सटेंस होता है। तो निकोटीन अगर हमारी सेल्स के कॉन्टैक्ट में आता है ना, तो वो सेल्स का क्या कर देता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक वर्ड है ये रहा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपली मतलब क्या है, नॉर्मल सेल्स का कैंसरस सेल्स में बदलना। उसके पीछे काफी सारी चीजें होती है, मैंने लेक्चर में समझा रखी है, तुम देख लेना एक बार, ठीक है। तो अगर ये जीन्स एक्टिवेट हो गए, जो कि जनरली कार्सिनोजेंस की वजह से एक्टिवेट होते हैं, नॉट ओनली टबैको या स्मोकिंग, जैसे रेडिएशंस, बहुत हाई पावर की जो रेडिएशंस होती हैं, अभी तक मोबाइल और इंटरनेट और वाईफाई रेडिएशंस का तो प्रूफ नहीं हुआ, क्या पता आने वाले कुछ सालों बाद पता लगे कि इनसे भी कैंसर हो रहा है ना। अभी तो हम इसको हर वक्त अपने से चिपकाए रखते हैं हमारे मोबाइल्स को, ठीक है। बट हाँ, कुछ रेडिएशंस तो ऐसे हैं जिनका ये प्रूफ हो चुका है कि अगर लगातार पर्सन इन रेडिएशंस के कॉन्टैक्ट में रहा, जो डायग्नोस्टिक्स में यूज होते हैं ना रेडिएशंस, एक्सरेज, गामा
रेज वगैरह, लगातार अगर हाई एक्सपोजर इनका हुआ तो उनसे भी बॉडी में कैंसर होता है। इसीलिए उनको प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स वगैरह दिए जाते हैं कि वो उन चीजों को वेयर करके रखें जिससे उनको कैंसर ना हो, ठीक है। और इसके अलावा कुछ फिजिकल एजेंट्स भी होते हैं। अगर लगातार हमारा कोई बॉडी पार्ट हीट के कांटेक्ट में रह रहा है तो हीट भी बच्चों एक कार्सिनोजन है, ठीक है। एंड कई सारे डाइज वगैरह होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनकी फैक्ट्रीज में काम करने वालों को कैंसर कॉमनली देखा गया है। तो देयर आर सो मैनी कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस आपके फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी है। मतलब कार्सिनोजेंस फिजिकल भी है, केमिकल भी है और बायोलॉजिकल भी है। बहुत सिंपल। अच्छा, बायोलॉजिकल कहाँ है? कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे कैंसर होता हो? यस, हमने सुना नहीं है, बट कुछ वायरसेस भी ऐसे हैं बच्चों, ऑन्कोजेनिक वायरस, कि उनके इन्फेक्शन से कैंसर हो सकता है, बट दे आर वेरी वेरी रेयर। अगर कॉमन होते तो अब तक सबको ही कैंसर हो चुका होता, ठीक है। बट हाँ, एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे वायरस हैं विच आर कैंसर कॉजिंग वायरस, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? कार्सिनोजेंस हैं। उसमें भी एक स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, इसके लिए आपको ट्रिक बना लेना कि जो मैं आपको कह रही हूँ, एक्सरे भी कार्सिनोजन है और यूवी रेज भी है। एक मैंने आपको बोला गामा रेज भी हैं। इनमें से जो एक्स और गामा है, एक्स और गामा जो आपके कोर्स में दिया है, ये दोनों आयनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं। जो फिजिक्स, जिसकी अच्छी फिजिक्स है उसको तो पता होगा आयनाइजिंग कौन से हैं, नॉन आयनाइजिंग कौन से हैं। नहीं पता है तो प्लीज याद रखना, नॉन आयनाइजिंग में आता है यूवी रेज। मतलब जहां तक मुझे याद है कि इसको ऐसे याद रखा जाता है कि जैसे विबग्योर है ना, तो विबग्योर में जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे आयनाइजेशन पावर बढ़ती है। तो जो V से पहले है ना यूवी, तो यूवी का आयनाइजेशन नहीं होगा यूवी की वजह से, तो इट इज नॉन आयनाइजिंग। और बाकी जो है एक्स रेज, गामा रेज वगैरह, वो सब आयनाइजिंग है, ठीक है, क्लियर। और बाकी आप कोई ट्रिक बना के याद रखना चाहें, बट याद रखना मैच द कॉलम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, डन। तो ये कैंसर कॉजिंग एजेंट्स की बात हो गई। इस पर हम क्या देख रहे थे क्वेश्चन? तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं क्या बच्चों? मेटास्टेसिस, कार्सिनोजेंस आर केमिकल एजेंट्स फॉर कॉजिंग कैंसर। नॉट नेसेसरी कि हमेशा केमिकल हो, बट क्योंकि यहाँ पर बाकी दो स्टेटमेंट सही हैं तो हम इसको भी सही ही मानेंगे। सो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर। इसमें भी आप ये मत कंफ्यूज होना कि यार सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स तो कैंसर सेल्स में होने चाहिए ना, नॉर्मल सेल्स में क्यों है? मैंने आपको क्या कहा कि सेल्यूलर ऑन्कोजीन, जिनको प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहते हैं, वो हम सबकी सारी सेल्स में हैं, यानी दे आर प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल बट इन एन एक्टिवेटेड फॉर्म। जैसे ही एक्टिवेट होते हैं नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यही डाउट्स हैं बच्चों, जब हम थ्योरी पढ़ते हैं या घर पे बैठ के क्वेश्चंस करते हैं तब तो हमें ये चीजें ऐसे लगती हैं, हाँ हाँ सही है करते जाओ। बट एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं ना, जब हमारा माइंड एक्स्ट्रा अलर्ट होता है, तब ऐसे ऐसे पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं जो मैंने अभी बताए। अच्छा, इसमें ये गड़बड़ तो नहीं है, इसमें ये गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो वहां आपको थोड़ा सा लॉजिकली काम करना होता है कि यार कौन से चॉइस के साथ में जाऊंगा तो ज्यादा सही के चांसेस हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए भाई, नेक्स्ट, which is not a property of cancerous cells whereas remaining 3 are, ठीक है भाई। they divide in uncontrolled manner, yes, हमें not बताना है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो है प्रॉपर्टी। they show contact inhibition, यही वो पॉइंट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार कॉन्टैक्ट इनिबिशन एक अनयूजुअल वर्ड है, हम जनरली तो पढ़ते नहीं, तो ये कैंसर सेल्स में होता होगा। नहीं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन हमारे नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी है बच्चों। हमारी नॉर्मल सेल्स का ये नेचर है कि जब वो डिवाइड करती हैं और एक सेल बहुत सारी सेल के कांटेक्ट में आ जाती है, सपोज ये सेल है, ये चारों तरफ से इतने सारे सेल्स के कांटेक्ट में आ गई, तो ये डिवाइड करना रोक देती है, फिर इसमें सेल साइकिल नहीं चलता, ये G0 में चली जाती है या वॉट एवर, इट विल नॉट डिवाइड। फिर ये भी डिवाइड कर रही है, फिर और बन रही है, जब ये बहुत सारी सेल्स के कांटेक्ट में आ जाएगी तो ये डिवाइड करना रोक देगी। तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन नॉर्मल सेल्स का एक सिग्नल है जिससे कि हमेशा सेल डिवीजन कंट्रोल्ड रहे। बट कैंसर के केस में कॉन्टैक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमें वो प्रॉपर्टी बतानी है जो कैंसर सेल्स में नहीं है, और ये कह रहा है कि दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन, तो ये गलत हो गया, ठीक है। देन they compete with normal cells for vital nutrient, but obvious है ना, ज्यादा डिवाइड करेंगी तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, सारा न्यूट्रिएंट खुद ही खा जाती हैं। मेटास्टैटिक सेल्स जो ट्रांसफर होती हैं एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में, डू नॉट रिमेन कन्फाइंड इन द एरिया ऑफ फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है, ओके। तो विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ये रहा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड, लो यहीं पर गड़बड़ हो गई,
फिर भी पूरा पढ़ लो, टू देयर ओरिजिनल लोकेशन दे डू नॉट स्प्रेड, तो गलत है। कैंसर कॉजिंग वायरस आर ऑन्कोजेनिक वायरसेस, ये बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस तरह के क्वेश्चंस को अक्सर तुम देख के ही घबरा जाते, कौन करेगा इतने बड़े क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट होगा। ऐसा कभी नहीं सोचना, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं अपने पेपर की, फर्स्ट राउंड में उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हर क्वेश्चन पर एक नज़र जरूर डालनी है। कभी कभार बड़े दिखने वाले क्वेश्चन होते बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बताना है? यहाँ हमें बताना है विच टेक्निक यूज्ड इन कैंसर डिटेक्शन। ठीक है भाई, कैंसर डिटेक्शन, अभी तो हमने कॉजेस की बात की थी ना, अब आगे आपकी बुक में बता रखा है कि कौन कौन सी टेक्निक से कैंसर को डायग्नोस किया जाता है। इट इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ये मैंने बता रखा है आपको कि किसी भी टिश्यू का सेक्शन लेकर उसको लेबोरेटरी में भेजना और उसमें माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है कि टिश्यू में जो सेल्स हैं उनकी उनमें चेंजेस हुए हैं या नहीं। अगर वो कैंसर सेल्स हैं तो उनमें अलग ही प्रॉपर्टीज दिख जाती हैं बच्चों। ठीक है, तो ये सही है। एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट, जनरली ब्लड कैंसर में अगर हम ब्लड सैंपल भेजेंगे तो उनमें जो भी कैंसर हुआ है, जैसे ल्यूकीमिया किसको कहते हैं? ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं। तो ब्लड कैंसर में ब्लड सेल्स बहुत तेजी से, बहुत जल्दी बढ़ती है, स्पेशली WBCs बढ़ती हैं। ठीक है, इन बायोप्सी अ पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू यस कट इनटू थिन सेक्शन, देन इट इज, इसको फिर लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है, वहां इसकी स्टेनिंग होती है, इसको एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। बिल्कुल ठीक है, एज इट इज एनसीईआरटी से उठाया है। रेडियोग्राफी में जैसे कि एक्सरे कर रहे हैं या सिटी स्कैन कर रहे हैं या MRI कर रहे हैं, आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। यस, है ना। बायोप्सी तो जनरली कोई ओरल कैविटी का कैंसर है, कोई स्किन कैंसर है तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में की जाती है बच्चों, बट अगर इंटरनल ऑर्गन्स हैं तो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है इंटरनल ऑर्गन्स अगर हैं, ये रहा, तो फिर एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI ये सब किया जाएगा। CT स्कैन दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, नेवर। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखो दिमाग में कि CT स्कैन एक तरह का 3D एक्सरे है बच्चों। नॉर्मल एक्सरे में हमें एक 2D फिल्म मिलती है एक्सरे की, बट जो CT स्कैन है उसमें हर व्यू से इमेजेस ली जाती हैं उस ऑर्गन की, 3D इमेजेस। आपने कभी CT स्कैन की फिल्म देखी है? दिखने में बिल्कुल एक्सरे फिल्म जैसी होती है, बट उस पर बहुत सारे अलग अलग फोटोग्राफ्स होते हैं, तो वो हर व्यू से 3D में ऑर्गन के व्यूज लिए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए जो CT स्कैन है उसको कभी भी आप मैग्नेटिक फील्ड से कोरिलेट मत करना। CT स्कैन में एक्सरेज ही यूज होती हैं, इट इज जस्ट द 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ दैट ऑर्गन। ठीक है, क्लियर। तो ये गलत हो गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग है ना, ये तो MRI के लिए है। MRI के बारे में तो सबने सुना होगा, आजकल तो कितनी कॉमन हो गई, हालांकि इतनी कॉमनली यूज नहीं होनी चाहिए, बट आजकल न्यूरो की प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, तो नर्व्स वगैरह के लिए MRI कराई जाती है, या वैसे भी करा सकते हैं और प्रॉब्लम्स के लिए। इसमें जैसा कि नाम में पता चल रहा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में एक्सरे तो क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशन है। यहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं बल्कि दूसरी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूज होती हैं फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है, क्लियर। तो ये तो गलत हो गया। देन अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। यस, एक तरह से हम कह सकते हैं, वैसे तो कैंसर का कोई परमानेंट इलाज नहीं है बच्चों, बट फिर भी अगर अर्ली स्टेज में कैंसर का पता चल जाए तो बहुत हद तक इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सकता है। मान लो कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर है, फर्स्ट स्टेज में ही पता चल गया, अभी फैलना शुरू नहीं हुआ, तो उन वाले सेल्स को, उस ट्यूमर को हमने सर्जिकली हटा दिया, तो बहुत कम चांसेस हैं कि दूसरी बॉडी में, दूसरे ऑर्गन्स में वो स्प्रेड होगा। ठीक है, बाद में कुछ बहुत सालों बाद दोबारा से भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, बट यस, अर्ली डिटेक्शन इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, तो हमें क्या बताना था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये दे रखा, इनकरेक्ट बताना है बच्चों, तो ओनली फोर्थ, सो ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। ठीक है, ये हमारे कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो गए है ना। अब सीधा ड्रग अब्यूज के क्वेश्चन आ गए, इसका मतलब लिम्फॉइड ऑर्गन्स के क्वेश्चंस है ना, इसमें लिए नहीं, लेने से रह गए। मैं वैसे ही तुम्हें एक ब्रीफ दे देती हूँ लिम्फॉइड ऑर्गन्स का बच्चों, मुझे ध्यान तो है मैंने 1-2 क्वेश्चन शायद कहीं मैच द कॉलम में तो नहीं है लिम्फॉइड ऑर्गन्स के क्वेश्चन, एक बार रुको जरा मुझे देख लेने दो। लिम्फॉइड ऑर्गन्स,
नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, कोई बात नहीं, वैसे ही बता देती हूँ। ये देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है लिम्फॉइड ऑर्गन से बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछ लेते हैं। वैसे तो इम्यून सिस्टम हमने लास्ट सेशन में कर लिया था, तो एक्चुअली में जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें जितने भी ऑर्गन, सेल्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है ना, उन सबको मिलाकर बॉडी के लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आप डाल दोगे। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो या तो क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, तो दो ही चीजें याद रखना, बोन मैरो, जहां हमारी सारी ब्लड सेल, हमारी मेन इम्यूनिटी वाली सेल कौन सी है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दोनों ही बनती कहाँ है, बोन मैरो में। उनमें से बी तो वहीं मैच्योर हो जाती है और टी कहाँ जाके मैच्योर होती है, थाइमस में। तो बस ये दो ऑर्गन्स जो हैं ये हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। गड़बड़ मत करना, थाइमस को सेकेंडरी में मत डाल देना। जहां पर हमारे सोल्जर्स बने हैं और तैयार हुए हैं लड़ाई के लिए, यानी उनका मैच्योरेशन हुआ है, वो हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स हैं बच्चों, ठीक है। अब ये जो सोल्जर्स यहाँ बन गए, मैच्योर हो गए, तो उनको ब्लड में तो भेज ही दिया, पर ब्लड के अलावा कुछ ऑर्गन्स में इनको बहुत ज्यादा अमाउंट में सेफ रखा जाता है। बहुत सारी बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को उन ऑर्गन्स में स्टोर कर दिया जाता है कि जब भी कभी अटैक हो तुम फटाफट लड़ने आ जाना। तो वो ऑर्गन्स जहां पर जाकर ये इकट्ठी होती रहती हैं, है ना, वो ऑर्गन्स कहलाते हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। देखो लिखा है कि पहले इसमें दो तीन वर्ड्स हैं वो आप ध्यान से पढ़ लेना। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से हुए, जहां सेल्स का ओरिजिन हुआ, जहां सेल्स का मैच्योरेशन हुआ, एज वेल एज प्रोलिफरेशन हुआ, डिवाइड कर रही है, नहीं बन रही है, एंड वेयर इमेच्योर डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, यानी उनमें जो मॉडिफिकेशंस होने हैं, जो भी उन्हें एंटीजन सेंसिटिव बनाना है, ये सब कुछ प्राइमरी में हो रहा है, ओके। सेकेंडरी कौन से हैं, सेकेंडरी वो ऑर्गन्स हैं बच्चों जहां पर मैं आपको कह रही हूं इन सेल्स को स्टोर कर देते हैं, दे प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन, वहां पे वो बैठे रहते हैं सोल्जर्स, और जैसे कोई पैथोजन आता है उससे इंटरेक्ट करते हैं, फाइट करते हैं, यानी इंटरेक्शन होता है इनका एंटीजेंस के साथ। वहां पर ये इफेक्टर सेल्स में बदल जाती हैं, यानी ये अपना फाइनल फॉर्म लेकर और उस पैथोजन को मारने लग जाती हैं। क्लियर, एक्टिव होती हैं एक सेंस में आप कह सकते हो। तो सेकेंडरी में क्या क्या आएगा, हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में जितनी भी लिम्फ नोड्स है ना बच्चों बीच बीच में, वो सब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं एक तरह की, ध्यान रखना। लिम्फ नोड्स हो गई हमारी सारी, ठीक है। आपने सबने टॉन्सिल्स के बारे में सुना होगा, अब तो डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया, वरना अपेंडिक्स के बारे में पढ़ा होगा। टेयर्स, पैचेस भी हम डाइजेस्टिव में ही पढ़ते थे। और एक स्प्लीन है ना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आ जाता है, मैंने आपको बताया था स्टमक के पास पीछे की तरफ एक छोटा सा वॉयलेट कलर का ऑर्गन होता है, दैट इज स्प्लीन। तो ये हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नीट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। फिर इनके बारे में डिटेल दी है, लेक्चर में पढ़ा रखी है मैंने, चाहे से खुद रीड कर लेना, इट्स वेरी इजी, ठीक है। क्लियर है क्या। और हाँ, इस पे भी क्वेश्चन आता है इस टर्म पे, व्हाट इज MALT, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी बॉडी में म्यूकस कोट है जिसको हम फिजिकल बैरियर में रखते हैं। तो वो जो हमारा म्यूकस कोट है जो जनरली 3 ट्रैक्स में है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक और हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक। एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो फिर भी कम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज्यादा है, ठीक है। यूरोजेनाइटल ट्रैक, इन तीनों में जो म्यूकस कोट है उसको म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू कहते हैं, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। टोटल जितना भी लिम्फॉइड टिश्यू है उसका 50% इन तीनों मेजर ट्रैक्स का म्यूकस कोट बनाता है, ठीक है। डन। तो ये एक टॉपिक के क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैंने तुम्हें वैसे ही बता दिया, तुम कर लेना क्वेश्चंस अपने आप से, ओके। चलो अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर के एकदम एंड पर, दैट इज ड्रग अब्यूज। थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, ठीक है। शुरू में तो इसके फिर भी थोड़ा बहुत समझने की चीजें हैं कि 3 तरह के जो ड्रग हैं, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोका एल्केलॉइड, कोकेन, है ना। इन तीनों के लिए मैंने आपको टेबल बना के पढ़ा रखा है वहां पे कि कैसे आप याद रखोगे किसके रिसेप्टर कहाँ है, कौन किस तरह का एक्शन शो करता है, किस प्लांट से मिलता है, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ये तो फिर भी थोड़ा समझने का है, बट उसके बाद इसमें जो भी चीजें हैं बच्चों, स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग, उनको पूरा समझना है आपको। थोड़ा बहुत स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स भी बताए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ओके। कम आते हैं क्वेश्चन, इतने ज्यादा नहीं आते इस थ्योरेटिकल पार्ट पे। हाँ, ड्रग अब्यूज से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, 2 भी आ सकते हैं, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस कर लें हम इसके, देखो। हाँ जी, तो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको
बार्बिचुरेट्स, मॉर्फिन, कोकेन और कैनाबिनॉइड्स को मैच करना है। ठीक है, अब इसमें आप कैसे ध्यान रखोगे, देखो जो आपकी बुक में 3 तरह के ड्रग्स दे रखे हैं, एक तो मॉर्फिन यानी कि ओपियोइड्स, क्योंकि ओपियम से मिलता है इसलिए ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स जो कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं, और कोकेन जो इरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है। ठीक है, अभी बार्बिचुरेट्स की बात बाद में करेंगे। तो इन तीनों में हम कैसे ध्यान रखेंगे कि किसका कैसा एक्शन है, तो देखो बहुत आसान है। अगर हम ओपियोइड्स की बात करें ना बच्चों, ओपियम है ना, तो आपको पता होगा ये जो ओपियम का पौधा है, पॉपी प्लांट, जिसको पेपेवर सोमनीफेरम कहते हैं, बहुत पुराने टाइम में जब मेडिकल साइंस डेवलप नहीं थी तो लोग क्या करते थे ना, ओपियम से जो एक व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है, अफीम का पौधा है, अफीम की खेती इज वेरी कॉमन नाउ अ डेज, पहले भी थी। तो ये तो पता था उस समय पे मेडिकल साइंस से भी पहले कि इसमें कुछ तो ऐसा है जो हमें पेन किलर की तरह काम करता है, यानी जब भी किसी भी चीज से पेन होता था या अपने आप को सेडेट करने के लिए, शांत करने के लिए, लोग इसके मिल्क को पिया करते थे। मिल्क इन द सेंस कि जब इसको कट करते हैं इसके स्टेम को, तो उसमें से व्हाइट कलर का लेटेक्स निकलता है। ठीक है, वो लेटेक्स में ही क्या प्रेजेंट होता है, मॉर्फिन प्रेजेंट होता है। तो ये जो ओपियम का पौधा है, इसमें बहुत सारे नाम है जो हमें नीट में कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको सारे नाम ध्यान रखने हैं। प्लांट है ओपियम, दैट इज पॉपी प्लांट, अफीम का पौधा, इसमें से निकल रहा है व्हाइट कलर का लेटेक्स, और उस व्हाइट कलर के लेटेक्स में जो केमिकल प्रेजेंट है उसका नाम है मॉर्फिन। क्या है वो, मॉर्फिन। तो जो ड्रग्स की फॉर्म में यूज होता है, मतलब ड्रग्स मतलब वैसे तो ड्रग एक कॉमन वर्ड है, ड्रग है ना, मेडिकल में जो हम दवाइयां यूज करते हैं उन्हें भी ड्रग कहते हैं बच्चों, बट जनरल लैंग्वेज में ड्रग्स हम उन वर्ड्स के लिए यूज कर देते हैं जिनका मिसयूज होता है, और मेडिसिन उसको कह देते हैं जो हमें फायदा पहुंचाए। अदरवाइज मेडिकल उसमें सबको ड्रग ही कहा जाता है। ओके, तो मॉर्फिन जो इसमें से निकलने वाला केमिकल है ना, ये मॉर्फिन कैसा होता है, ये खुद भी जो फ्लूइड निकल रहा है वो तो व्हाइट है ही, उस फ्लूइड से लेबोरेटरी में हम मॉर्फिन को अलग कर रहे हैं। मॉर्फिन एक क्रिस्टल्स की फॉर्म में निकलता है, टेस्ट में बिटर होता है, ऑर्डरलेस है, व्हाइट कलर का होता है ये भी खुद। ठीक है, तो इस मॉर्फिन को तो जो पूरा ड्रग इंडस्ट्री है, स्मगलिंग वगैरह होती है ड्रग्स की, उसमें इसका भी मिसयूज होता है, और ये स्मैक के नाम से बहुत कॉमन है। क्लियर, क्यों यूज होता है हमेशा ध्यान रखो, इट इज अ सेडेटिव। अभी बताया ना मैंने इसके यूज से याद रखना कि इसको क्यों पहले के टाइम में भी यूज करते थे, कि ये पेन किलर या सेडेट करने के लिए यूज करता है, ये शांत करता है, ये सीएनएस को स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये सीएनएस डिप्रेसेंट है एक तरह का, सीएनएस के रिसेप्टर्स पर जाकर डिप्रेसेंट सेडेटिव एक्शन कॉज करेगा। हमेशा ध्यान रखो, इट इज अ सेडेटिव ड्रग, सेडेट कराएगा, सेडेट करना यानी शांत कराना। ठीक है, क्लियर। थोड़े बहुत इसके रिसेप्टर जीआईटी में भी होते हैं, तो वहां पर भी इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं, वो आपको नहीं पढ़ने। अब मॉर्फिन को जो कि ये केमिकल है जो हमें ओपियम के लेटेक्स से मिला है, इसको एज इट इज यूज नहीं करते बच्चों, बल्कि मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं, इनफैक्ट डाई एसिटाइलेशन करते हैं, और मॉर्फिन के डाई एसिटाइलेशन से जो बनता है उसको कहते हैं हेरोइन। तो जो ड्रग इंडस्ट्री में यूज होता है ना, वो एक्चुअली मॉर्फिन नहीं है, बल्कि वो है हेरोइन, और जो मेडिकल में यूज होता है वो है मॉर्फिन। मेडिकल में डायरेक्टली मॉर्फिन को यूज करते हैं एज अ पेन किलर, कुछ सर्जरीज में, नॉर्मल पेन किलर नहीं है, जो हम नॉर्मल पेन किलर लेते हैं ना, वो तो बहुत माइल्ड होती है, अलग तरह की होती है वो। ठीक है, लेकिन ये जो मॉर्फिन है, ये सर्जरीज वगैरह में जो बहुत पेनफुल सर्जरीज हैं उनके बाद डॉक्टर्स देते हैं इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल, ऐसे नहीं मिलता मेडिकल पे ये कभी भी, क्योंकि फिर तो इसका एडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मॉर्फिन किससे मिला हमें, ओपियम के प्लांट के लेटेक्स से। मॉर्फिन को मेडिकल साइंस में यूज करते हैं, और मॉर्फिन का डाईएसिटाइलेशन करके जो हेरोइन बनता है वो स्मैक के नाम से मिलता है। शुरू में हमने कुछ उल्टा बोल दिया था क्या, तो प्लीज ध्यान रखना, हेरोइन स्मैक के नाम से मिलता है, और हेरोइन की स्मगलिंग होती है। मॉर्फिन को मेडिकल में यूज करते हैं, दोनों का सेम एक्शन, वो भी सेडेटिव है, ये भी सेडेटिव है। क्लियर है, ध्यान रहेगा आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। चलिए देन, और इसमें आप बहुत इजीली याद रख सकते हो क्योंकि कड़वा है ना टेस्ट में हेरोइन, तो इसको ओरली तो लिया नहीं जाएगा इस ड्रग को, इसे जनरली स्नॉटिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा मूवीज में लोग सूंघ के ड्रग्स को लेते हैं, तो वो स्नॉटिंग के थ्रू इसको लिया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू। सब चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स को कैसे याद रखोगे, कैनाबिनॉइड्स का आप एग्जाम्पल याद रखो। इसमें एक एग्जाम्पल आता है भांग, सबने सुना होगा, होली वगैरह पे ना लोग भांग पी लेते हैं और फिर उसके बाद बहुत अजीबोगरीब बिहेव करते हैं, तो वही वो भांग भी इसमें आता है। और भांग के अलावा मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा आर वेरी कॉमन ड्रग्स जिनकी स्मगलिंग होती है, ये सब इसमें भांग आप ऐड कर लो।
ये सब कैनाबिनॉइड्स हैं बच्चों। तो भांग पीने के बाद पर्सन कैसे एक्ट करता है, एक तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो मतलब हंसता रहता है, डांस करता रहता है खूब ज्यादा, तो यानी ये क्या कर रहा है, सेडेट थोड़ा ना कर रहा है, तो और स्टिमुलेट कर रहा है। तो कैनाबिनॉइड्स क्या है, कैनाबिनॉइड्स हमेशा आप स्टिमुलेंट्स में याद रखेंगे, लिख रहा है कि आपकी बुक में कैनाबिनॉइड्स को आप किस में याद रखेंगे, स्टिमुलेंट्स में याद रखेंगे, उसको सेडेटिव में याद रखेंगे, इसको स्टिमुलेंट में याद रखेंगे। और अगेन ये भी सीएनएस पर तो एक्ट कर ही रहा है, एडिशनली कहाँ एक्ट करता है, एडिशनली ये हमारे सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर एक्ट करता है, यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स, इन पर एनर्जेटिक बना रहा है ना पर्सन को, तो इस पर एक्शन के थ्रू, ठीक है। और भांग कैसे लेते हैं लोग, ओरली लेते हैं, तो बट ऑब्वियस इन सारे ड्रग्स का क्या होता है, ओरल इंजेक्शन होता है, स्नॉटिंग या इनहेलेशन भी हो सकता है, ठीक है, सब रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इवन कि कैनाबिस सटाइवा की किस पार्ट से आपको ये मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है फ्लावर टॉप्स, इसकी लीव्स से, इस जैसे वहां लेटेक्स निकल रहा था, यहाँ रेजिन निकलता है, रेजिन से, तो ये थोड़े स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू रिमेंबर। ये कैनाबिनॉइड का डायग्राम है, कैनाबिनॉइड लंबा सा नाम है, लंबा सा डायग्राम है। ऐसे ही मॉर्फिन का भी डायग्राम है आपकी बुक में, ये रहा, ये मॉर्फिन का, ठीक है, ये मॉर्फिन का डायग्राम है। देन और कोका अल्केलॉइड्स, कोकीन, ये तो आपने हर मूवी में देखा होगा ना, सबसे ज्यादा कोकीन की स्मगलिंग होती है। तो ये कोकेन क्या है, ये कोकेन एरिथ्रोजाइलम कोका से आपको मिल रहा है, और इसका जो ओवरऑल एक्शन है उसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। नॉर्मल डोज में तो ये क्या करता है, नॉर्मल डोज में ना ये यूफोरिया, इसमें मैं हमेशा बच्चों को एक ही कीवर्ड याद कराती हूँ, यूफोरिया। यूफोरिया वर्ड का मतलब होता है आपको ऐसी फीलिंग आना कि आप 7वें आसमान पे पहुंच गए, आपको जो चाहिए था वो सब कुछ मिल गया। इसीलिए कोकेन का बहुत ज्यादा मिसयूज करते हैं लोग, ठीक है, फिर एडिक्ट बन जाते हैं इसके। तो यूफोरिया कोकेन की वजह से होता है, एकदम एक्सट्रीम वेलनेस की जो फीलिंग होती है उसको बोलते हैं यूफोरिया, ठीक है। पर अगर इसको इंक्रीज एनर्जी भी बट ऑब्वियस करेगा, पर अगर इसको हाई डोज में ले लिया जाए तो इट कॉज हेल्यूसिनेशंस। ये क्या करता है बच्चों, ये रहा हेल्यूसिनेशन, पता है क्या, हेल्यूसिनेट करना यानी ऐसी चीजें दिखाई देना जो आपके सामने ही नहीं है, ऐसी चीजें सुनाई देना जो आपको दिख नहीं, जो आपको कोई बोल नहीं रहा पर आपको सुनाई दे रहा है। ऐसे नहीं होता कई बार लोगों को ड्रग्स लेके कि हाँ किसी से मिलना चाहते तो उसको लगेगा सामने आके बैठ गया और मैं उससे बातें कर रहा हूँ, इस तरह के भ्रम होना, दैट इज कॉल्ड साइंस में हेल्यूसिनेशंस, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्यूसिनेशंस या हेल्यूसिनेटिंग एजेंट्स। तो उसमें कोकेन तो हो ही गया एक्सेसिव डोज में, और कौन कौन से हेल्यूसिनोजेंस हैं, तो उसमें एट्रोपिन है, एट्रोपा बेलाडोना से मिलता है, ठीक है, और एक दतूरा से भी केमिकल निकलता है, वो भी हेल्यूसिनेशंस कॉज करता है। एट्रोपा एंड दतूरा दोनों प्लांट्स आपको ध्यान रखने हैं, दिस इज द फिगर ऑफ दतूरा प्लांट, सोलेनेसी फैमिली इफ यू रिमेंबर, ठीक है, क्लियर है क्या। पहले तो कैनाबिनॉइड्स में एलएसडी का नाम भी था, अब शायद एनसीईआरटी ने हटा दिया, यहाँ पर एलएसडी का नाम था लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइलअमीन, है ना, कुछ फुल फॉर्म है इसकी, बट अब नहीं है तो फिर आपसे नहीं पूछेंगे। पुराने पीवाईक्यूज में एलएसडी आपको जरूर मिल जाएगा, ध्यान रखना, ये भी एक हेल्यूसिनोजन है, ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि इन तीनों ड्रग्स में से स्पोर्ट पर्संस कौन से ड्रग्स का मिसयूज करते हैं, तो वो हैं कैनाबिनॉइड्स, स्टिमुलेंट एक्शन चाहिए ना उनको, तो कैनाबिनॉइड्स को यूज करते हैं, उससे उनको एनर्जेटिक फील होता है। वैसे कोकेन भी करा रहा है बट कोकेन तो यूफोरिया भी कर रहा है, उन्हें तो रियल वर्ल्ड में रहकर बिहेव करना है, तो कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, डन। हाँ, अब यहाँ पर थोड़े बहुत कुछ एडिशनल ड्रग्स हैं जैसे बार्बिचुरेट, एम्फेटामीन्स, बेंजोडायजिपिन्स, है ना, तो इन ये सब ये वो दवाइयां हैं, मतलब ये वो ड्रग्स हैं बच्चों जो मेडिकल साइंस में भी यूज होती है, जो जनरली नींद की गोलियां होती है ना उनमें ये होते हैं, जैसे ये बेंजोडायजिपिन, बार्बिचुरेट्स वगैरह। और इनका अगर बहुत बोलते हैं ना, नींद की गोलियां भी बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं लेनी चाहिए वरना उनकी आदत पड़ जाती है, बिकॉज ये भी हमें अपना एडिक्ट बना देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जो भी चीजें एनसीईआरटी में दी हैं बस वही वही ड्रग्स आपको याद रखने हैं विद स्पेसिफिक एक्शन, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मॉर्फिन को मैं किससे मैच करूं, बताओ, मॉर्फिन को किससे मैच करूं। अब यहाँ ये क्या किया इन्होंने, तो बड़ी अजीब बात हो गई, यहाँ लिख दिया डिप्रेशन और यहाँ लिख दिया सीएनएस डिप्रेशन, एक ही तो बात है दोनों, ठीक है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा, पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं। कोकेन, कोकेन तो अभी बताया मैंने आपको, ये अच्छा ये बताने से रह गया क्या, कोकेन क्यों यूफोरिया कॉज कर रहा है बच्चों, क्योंकि कोकेन क्या करता है ना, हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामीन, जैसे आपने वो पढ़ा है एसिटाइल कोलिन, वैसे ही हमारे में न्यूरॉन्स में डोपामीन भी होता है। और डोपामीन जो है ना वो हमें खुशी का एहसास कराता है, जब भी हम कोई खुश होने वाली न्यूज सुनते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है, फिर थोड़ी देर बाद डोपामीन का मेटाबोलाइज हो जाता है या रीअपटेक हो जाता है, डोपामीन खत्म तो उसका एक्शन भी खत्म।
कोकेन क्या करता है, डोपामीन के रीअपटेक को रोक देता है। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, रोक देता है मतलब डोपामीन को रिलीज तो करवा दिया लेकिन उसका रीअपटेक नहीं होने दे रहा, तो डोपामीन ज्यादा देर तक रहेगा, तो ज्यादा एक्साइट करेगा न्यूरॉन्स को, ज्यादा खुशी वाली फीलिंग होगी, अननेसेसरी हैप्पीनेस फील होगी। क्लियर? तो वो जो है, तो डोपामीन, तो ये कैसे कोकेन काम कर रहा है, बाय इंटरफेयरिंग विद डोपामीन, ये इसका स्पेसिफिक एक्शन है। ठीक है, कैनाबिनॉइड मैंने आपको अभी बताया, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा, तो सी का फोर्थ और डी का थर्ड तो हमें कंफर्म है, एंड थैंक गॉड ये एक ही ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ए का सेकंड हो गया, बी का 1 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन। बाकी अगर नीट में आएगा तो ऐसे ऑप्शन नहीं दे सकते क्योंकि दोनों में ही डिप्रेशन सीएनएस की वजह से ही होता है। ओके, कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, या तो पेन किलर लिख देते साथ में, जैसे मॉर्फिन है ना, तो यहाँ सीएनएस डिप्रेसेंट एंड पेन किलर भी लिख देते, तब फिर मॉर्फिन होता, क्योंकि बार्बिट्यूरेट कोई पेन किलर नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें मैच करना है सोर्स के साथ, तो इजीली कर दोगे। हेरोइन को पेपेवर सोम्निफेरम, ओपियम, पॉपी, तीनों नाम एक ही प्लांट के हैं, कहीं तुम ढूंढते रहो ऑप्शंस में, ओपियम यानी अफीम और पॉपी प्लांट। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स को किससे मैच करें, कैनाबिस सटाइवा से, कोकेन को कोका से, और निकोटीन टबैको प्लांट से मिलता है। तो ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो हमें वैसे ही हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फिर से आप लोगों को। करेक्ट स्टेटमेंट में बताओ, कोकेन इज गिवन टू पेशेंट्स आफ्टर सर्जरी। नहीं भाई, आफ्टर सर्जरी के बाद, पहले तो यही गलत है, रिकवरी कोई भी ड्रग स्टिमुलेट नहीं करता, मॉर्फिन को दिया जाता है आफ्टर सर्जरी एज अ पेन किलर। ठीक है, ओपियम व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल द ट्रुथ। सुना है क्या आप लोगों ने? वो कौन सा टेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं उस टेस्ट को, आजकल करते हैं ना नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में, नार्कोटिक्स ही देते हैं उसमें पूरा, जिससे कि वो सच बोल दे, है ना, आदि थोड़ी बहुत बेहोशी में होता है, तो वो नार्कोटिक्स ही दिए जाते हैं। एंड यस, ओपियम इज अ नार्कोटिक। ठीक है, तो ये सही है। देन ये सही है ना, ओपियम व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स। बस मुझे यहाँ पर एक ही डाउट लग रहा है बच्चों, ये ओपियम क्यों लिख दिया, क्योंकि डायरेक्टली ओपियम नहीं देते, वो मॉर्फिन की फॉर्म में, पेन किलर की, मतलब उस ड्रग की फॉर्म में देंगे। तो एक बार मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। देन morphine is often given to persons who have undergone surgery as a painkiller. yes, ये बिल्कुल ठीक है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, मोर देन वन तो है नहीं, तो यस, तो फिर ये गलत हुआ, यानी वहां पर ओपियम नहीं देते, वहां पे देते हैं नार्कोटिक्स, बट कुछ और फॉर्म्स देते हैं नार्कोटिक्स की। ठीक है, डिटेल में मुझे नहीं पता, बट यस, ओपियम एग्जैक्टली नहीं दिया जाता। ठीक है, चुइंग टबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। बताओ, अगर ये जो है ना ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट वाला जो ऑप्शन इन्होंने दिया है, वो स्मोकिंग के लिए दे रखा है। देखो आपकी बुक में, अगर आप स्मोकिंग के इल इफेक्ट्स देखोगे बॉडी पर, तो स्मोकिंग क्या करता है बच्चों, स्मोकिंग हमारे ब्लड में CO की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, एक तो वो वैसे ही हार्मफुल है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की जगह CO आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या करता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी दैट इज हाइपोक्सिया। इसके अलावा एक इफेक्ट और था ना इसका, ये रहा, ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो एड्रीनल ग्लैंड अगर स्टिमुलेट होगी तो एड्रेनालिन होगा, और एड्रेनालिन बीपी को बढ़ाएगा या कम करेगा, बढ़ाएगा। तो स्मोकिंग करने वाले लोगों में हाइपरटेंशन या हाई बीपी इज वेरी कॉमन। यानी स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से हाई ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट होती है, बट च्युइंग टबैको से नहीं होती, वो सिर्फ स्मोकिंग की वजह से होगी। क्लियर? उसमें निकोटीन की वजह से होगी। तो मतलब इन द सेंस आप कह सकते हैं कि क्योंकि निकोटीन टबैको में है, तो आप टबैको को ना सिर्फ स्मोकिंग च्युइंग फॉर्म में लोगे तो भी वो हो सकता है ये एक्शंस कॉज करे, बट मेजरली जो स्मोकिंग करने वाले लोग हैं उनमें ज्यादा देखा गया, क्योंकि उनमें ज्यादा निकोटीन बॉडी में जाता है फटाफट इन कंपैरिजन टू च्युइंग टबैको। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका मतलब ये मत सोचना कि ठीक है मैम कह रही है इसका मतलब स्मोकिंग तो हार्मफुल है ही, बट च्युइंग टबैको कम हार्मफुल है। सारी ही चीजें हार्मफुल हैं। ठीक है, अब आप मेडिकल कॉलेजेस में जब जाएंगे, अपना एग्जाम क्रैक करके किसी भी कॉलेज में जाएंगे, तो आज के टाइम में तो इट्स वेरी कॉमन है ना, ये सेलिब्रिटी स्टेटस बन गया है, स्मोकिंग करना, टबैको यूज करना, अल्कोहल्स लेना। बट नहीं बच्चों, ये कभी भी स्टेटस सिंबल नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्थ को डिटेरियोरेट ही करते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ना, इनसे खुद को बचा के रखना है। अगर आप खुद से और अपने पेरेंट्स से प्यार करते हो तो, नहीं करते तो कुछ भी करो अपनी बॉडी के साथ, दैट डजंट मैटर। ठीक है,
क्लियर। तो च्यूइंग टबैको मतलब टबैको किसी भी फॉर्म में है, ब्लड प्रेशर को लो नहीं करता, लो लिखना गलत है। क्लियर, यानी यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए वैसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस, एक दो और बचे हैं। कोकेन, कोकेन हैज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन CNS, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी। कोकेन भी एक तरह का स्टिमुलेंट है, यूफोरिया करेगा, एनर्जी बढ़ाएगा। इट इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये देखो जल्दीबाजी में नहीं हम टिक कर दें, पढ़ाई नहीं हमने, एसिटाइल कोलिन लिखा हुआ है डोपामीन की जगह, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर आपको ध्यान देना सीखना है, और जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे या जहां पर भी जैसे भी करते हो वहां पर जैसी हैबिट अपनी बनाओगे ना, वही एग्जाम में होगा। आप ये मत सोचना कोई बात नहीं यहाँ गलती हो रही है, एग्जाम में तो कुछ मिराकल ही हो जाएगा। जैसी हैबिट हमारी होती है बच्चों, वही तो होता है जब हम किसी भी ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ थोड़े से घबराए हुए होते हैं या एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर होता है, तब तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक मोड में काम करता है ना, तब कहाँ एक्स्ट्रा सोचने समझने की पावर होती है। तो अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त अपने आप को इस तरह ब्रेन में इस तरह का मोड सेट कर लोगे कि तुम्हारी नजर ऐसी चीजों पे चली जाती है, तो फिर एग्जाम हॉल में भी गड़बड़ नहीं करोगे। हमेशा ध्यान रखो, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से ब्रेन को एक ऑटोमेटिक मोड में लाना है, जिससे हर गलती पर आप अपने आप ही रुक जाओ। ठीक है, ये कैसे होगा? ये होगा पहले तो नॉलेज से, यानी आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कॉन्सेप्चुअली हर टॉपिक को समझा है और फिर उसकी खूब अच्छे तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो अपने आप आपका ब्रेन इन चीजों के लिए ट्यून्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इफेक्ट ऑफ स्टेरॉइड इन मेल्स। हाँ, इसी टॉपिक में, ड्रग अब्यूज वाले टॉपिक में आपको आगे इसके बारे में भी बताया बच्चों थोड़ा बहुत। ये सब डेफिनेशंस हैं, विड्रॉल सिंड्रोम पढ़ लेना अगर बाई चांस पूछ लें। सुना होगा जब कोई भी ड्रग एडिक्ट या स्मोकर या अल्कोहल लेने वाले लोग इन चीज़ों से दूरी बनाना शुरू करते हैं या इन्हें ये चीज़ नहीं मिलती है, तो उनमें बहुत तेज वाली एंजाइटी होने लगती है, इवन कुछ तो कांपने लगते हैं, शेकीनेस, नॉजिया, स्वेटिंग, ऐसा लगता है कि अगर हमें ये चीज़ नहीं मिली तो हम मर जाएंगे, इस तरह की फीलिंग उनको होती है। दैट इज कॉल्ड विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, और क्या आता है यहाँ से क्वेश्चन, एक यहाँ पे लिवर का, जो अल्कोहल लेते हैं ना बच्चों, उनमें सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? लिवर। क्या हो जाता है लिवर में? सिरोसिस। ये कीवर्ड है, ध्यान रखना। क्रॉनिक यूज ऑफ अल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम एज वेल एज लिवर, ड्रग्स एंड अल्कोहल। क्लियर। हाँ, और उसके बाद इसमें जो पढ़ने वाली चीज है वो है ये वाला पैराग्राफ। बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर्स में समझा रखा है कि स्पोर्ट पर्सन्स जब ड्रग अब्यूज करते हैं तो मेल एंड फीमेल उन दोनों में अगर लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं तो उनमें कुछ सीवियर चेंजेस होने लगते हैं बच्चों। वो चेंजेस क्या हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। एक तो स्पोर्ट पर्सन जनरली जो इस तरह के स्पोर्ट्स होते हैं ना, जैसे WWF, रेसलिंग, जिसमें मार धाड़ ज्यादा होती है, दर्द होता है, तो वो लोग ना उस दर्द को सहन करने की पावर बढ़ाने के लिए एक तो पेन किलर्स लेते हैं, ठीक है, या फिर अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए, अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं। ठीक है, एनाबॉलिज्म यानी स्ट्रेंथ बढ़ाना। लेकिन ये दोनों ही बैंड है, लेना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज से करना चाहिए उनको जो भी। बट अगर वो ऐसा करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो फीमेल प्लेयर एज वेल एज मेल प्लेयर दोनों में हमें कुछ इल इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो वो क्या इफेक्ट्स हैं वो सब यहाँ बता रखे हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं अभी नहीं कराऊंगी, मैंने पढ़ा रखा है पहले। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूछा है कि मेल्स में इनमें से आपको क्या इफेक्ट दिखेगा, यही पूछा है ना, दिखेगा। हाँ, प्री मेच्योर बाल्डनेस, यस दिया है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी, ये फीमेल्स के लिए दिया है, क्योंकि मेल्स में तो ऑलरेडी फेस पर फेशियल हेयर्स होते हैं, ठीक है, हेयर होते हैं। डीपनिंग ऑफ वॉइस, मैंने आपको हमेशा बताया कि डीपनिंग ऑफ वॉइस का मतलब क्या होता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस का मतलब एक तो होती है भारी आवाज, है ना, एक होती है लो, मतलब लो पिच वॉइस और हाई पिच वॉइस। अगर आप एनसीईआरटी में, एक बार इसको एनसीईआरटी में मैं देखना चाह रही हूँ कि आपकी बुक में एग्जैक्टली क्या वर्ड लिखा है, ये लिखा हुआ डीपनिंग ऑफ वॉइस, है ना। डीपनिंग ऑफ वॉइस का मतलब ये फीमेल प्लेयर्स में होता होगा जरूर, देखो एक बार। हाँ, द साइड इफेक्ट ऑफ यूज इन फीमेल, राइट। डीपनिंग ऑफ वॉइस का मतलब मेल जैसी वॉइस होना। डीपनिंग ऑफ वॉइस का मतलब होता है बच्चों भारी आवाज होना। भारी आवाज का मतलब लो पिच वॉइस। फीमेल्स की वॉइस कैसी है? हाई पिच, तीखी, और मेल्स की वॉइस कैसी है? भारी। भारी आवाज को कहते हैं डीपनिंग ऑफ वॉइस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, 2-3 बार कर रखा होगा, देखो मैं ही कंफ्यूज हो गई, है ना। तो डीपनिंग ऑफ वॉइस का मतलब लो पिच वॉइस। लो पिच वॉइस यानी मेल वाली वॉइस, तो मेस्क्यूलाइन वॉइस होने लगती है अगर फीमेल प्लेयर्स स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ठीक है।
मेल में फीमेल के फीचर्स आने लगते हैं, फीमेल में मेल के आने लगते हैं, और कुछ खुद के फीचर्स अफेक्ट होते हैं, ऐसा कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। क्लाइटोरिस तो आपको पता है फीमेल्स में होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सो ऑप्शन ए, ठीक है, डन। देन लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन एक मुझे ठीक लगा, वैसे इस चैप्टर से डायग्राम बेस्ड बनते नहीं है, अगर इनमें पूछ लें तो ये देखो ये किसका डायग्राम है, आपको दिख नहीं रहा बट दिस इज द डायग्राम ऑफ ओपीएम, ये रहा, इससे आपको ये मिलेगा। डायएसिटाइल मॉर्फिन क्या है, हेरोइन है। ये कैनाबिस सटाइवा का डायग्राम है, ये दतूरा है हेलुसिनेशन, और ये लंबा वाला डायग्राम कैनाबिनॉइड्स का है, ठीक। तो ए का सेकंड, बी का 1, एक ही ऑप्शन में दिया है, सो ऑप्शन बी, डन। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के क्वेश्चंस खत्म हुए हैं बच्चों, ठीक है। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा सकूं मैंने आपको सारे बता दिए, सबके पीछे छुपे लॉजिक्स भी बता दिए। नाउ इट्स अप टू यू कि आप अपनी तरफ से कितनी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर को कितना स्ट्रांग बनाएंगे। हर चैप्टर पे ये मत सोचो कि ये चैप्टर कितने नंबर का है, ये कितने नंबर का है। भाई आपके टोटल 32 चैप्टर्स हैं बायो में, है ना, रिड्यूस सिलेबस में। तो आप ऐसे हर चैप्टर में ऐसे गिनने लगोगे, एटलीस्ट हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही ना बच्चों। आप खुद देख लो लॉजिक लगा के, कुछ एक आध चैप्टर ऐसे हैं जिनसे नहीं आता या एक आता है। अगर हर चैप्टर से आप 2-2 क्वेश्चन भी मानो तो 32 × 2 कितना हो गया, 64 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए। 90 आने, आप कुछ चैप्टर से ज्यादा आएंगे। तो अगर आप किसी चैप्टर को ये सोच के छोड़ दोगे यार इससे तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपने ऐसे करके अगर 5-6 चैप्टर भी छोड़ दिए तो आपके तो 10-12 क्वेश्चन रह गए, ऐसे ही रह गए। इतना तो स्कोप ही नहीं है नीट में। अगर इतना हाई कट ऑफ आजकल जा रहा है उस हिसाब से बायो में तो आपको पूरा स्कोर करना पड़ेगा, पूरा नहीं तो एटलीस्ट 90 में से 85 क्वेश्चंस तो सही करो। 80-85 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं आजकल, तब जाके बच्चों आप सिलेक्शन के उसमें आते हैं। या तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग है और आप तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करके आए हो। अच्छा ऐसा भी नहीं हो सकता कि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छी है बायो वीक है तो काम चल जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तीनों में से एक भी सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट सिनेरियो तो यही कहता है। तीनों सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांगली गुड, अच्छे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके आप नीट में कट ऑफ को क्रॉस कर पाओगे। अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए तो तीनों बेस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सोच के, यस कंपटीशन टफ है, सबके लिए है, हमने सोचा है कि हमें ये एग्जाम क्रैक करना है, तो वी गिव आवर फुल एफर्ट्स, विल गिव आवर फुल एफर्ट्स। हमें अपने पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं, फिर क्या हो क्या नहीं हो वो सब साइड में रख दो, आप अपनी मेहनत पूरी करो। जो जो आपको पता है क्या पैटर्न है मैं कई बार बताती हूँ, ठीक है। फालतू का टाइम मत वेस्ट किया करो इधर उधर की चीज़ों में। जितना हो सके सोशल मीडिया को प्लीज़ कम यूज़ करो, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। मेडिकल कॉलेज में पहुंच के बना लेना जो रील्स बनानी है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तब डालना ना, तब कुछ अचीवमेंट के साथ तुम करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी करें, मुझे बताते रहें कमेंट बॉक्स में कि सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, कितना पसंद आ रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे इसका अगला चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, कोशिश करूंगी एक ही सेशन में पूरा हो जाए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, गुड बाय।